कह रहे थे हम दो हमारे दो, वो हमारे दो जो है अंबानी और अडानी को बोल रहे हैं, लेकिन भूल गए तीसरा और है। पता है कौन सा है? वो जो आंख बंद करके बात करता था, वो इनका तीसरा एक और जब पैदा हो गया। बाबा रामदेव बोलते हैं उसका, लाला रामदेव हो गया। इन आए हैं। अब से पहले भी किसान की हालत कोई अच्छी नहीं है। ये तो इन कानूनों से स्ट्रेचर पे जाएगा, बीमार पहले से है, और एक कानून और आएगा जिससे हमारी खेती की डेथ होगी। अगर हम थोड़ा सा बीमारी को पकड़ लें और उस बीमारी का इलाज करने की बात करें, तो तब जाके हमारा जीवन सुरक्षित हो सकता है। हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं, देश को आजाद कराया कि हमारे देश को अंग्रेज लूट रहे हैं। लूट से बचाना है। हर आदमी को जीने का अधिकार चाहिए, हर आदमी को समानता का अधिकार मिले, इसलिए देश को आजाद कराना जरूरी है। सब बराबर होंगे। वो अधिकार मिला केवल वोट डालने का। अंबानी को भी की भी वोट एक ही है, एक मजदूर की भी वोट एक ही है, लेकिन बाकी हजारों लोगों ने शहीदियां दी देश की आजादी की लड़ाई में, लेकिन किसी एक भी पूंजीपति का एक भी बेटा शहीद हुआ तो बता दो। जब देश आजाद हुआ तब उत्तम खेती थी। सब धंधों में बढ़िया काम, जो सबसे टॉपर काम था, वो खेती थी। लेकिन आज खेती का स्थान तीसरा चला गया। उस वक्त उत्तम खेती थी, माध्यम व्यापार था, नीच नौकरी बोला करते थे। आज खेती कोई करना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि आप देश की आमदन का आंकड़ा देखिए, आप देश में पोजीशन देखिए। जब देश आजाद हुआ तब देश की जीडीपी में कह लीजिए, या मोटे शब्दों में समझा दूं, उस वक्त अगर देश 100 रुपए कमाता था, अगर देश के पास 100 रुपए होते थे तो 60 रुपए खेती से कमाए जाते थे। उत्पादन कम था, लेकिन पोजीशन ये थी। देश की जीडीपी में उसका जो हिस्सा था वो 60% था, लेकिन आज है 100 रुपए में 10 रुपए। और अभी जो कानून आए हैं, अभी इनसे रह जाएगा 100 रुपए में केवल 6 रुपए, जहां पे आप टिकोगे आके। वास्तविक जो लड़ाई है वो ये है कि हमारी जेब की जो शुद्ध मुनाफा था वो कम होता जा रहा है। और इसका आप थोड़ा सा एक आंकड़ा और देख लें। 1966-67 के अंदर एमएसपी तय करना शुरू किया है। अगर तब से लेके आंकड़े देखे, सोने की चौगिर्द पूरे देश की अर्थव्यवस्था घूमती है, धुरा माना जाता है सोना। 1970 में सोने का रेट 184 रुपए तोला था और गेहूं का रेट 72 रुपए था। यानी 2.5 क्विंटल गेहूं का था 1 तोला सोना, और आज 25 क्विंटल गेहूं का है 1 तोला सोना। अगर बाजार के बराबर खड़े, अगर आज भी 2.5 क्विंटल गेहूं का 1 तोला सोना आ जाए, तो फिर हमारा लेवल आज भी बराबर है, आज भी हमारी उत्तम खेती है। अब ये पोजीशन है। इस पोजीशन के अंदर, जहां पहले से हमारे पिछले 20 साल के अंदर 3.5 से 4 लाख किसान 1-1 लाख के 50-50 हजार के कर्जे में फांसी ले गए,
क्योंकि बैंकों ने तंग किया, परेशान किया, फोटोएं लगा दी, मुकदमे कर दिए, जेलों में डाल दिया। इज्जतदार किसान था, फांसी खा गया, जहर खा गया। इतने किसान आत्महत्या कर चुके हैं। और इसी देश के अंदर 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ के कर्जे में एक भी पूंजीपति ने आत्महत्या की हो या जेल में गया हो तो बता दो। ये दो तरह के कानून कैसे हैं? किसान के लिए और पूंजीपति के लिए और, ये दो तरह के कानून कैसे हैं? अरे हमारे देश के एमपी, राज्यसभा के मेंबर 9,000 करोड़ मार के भाग गए। अरे वो करनाल का है, 35,000 करोड़ मार लिया। और फिर एमपी का एमपी 90 करोड़ एक आदमी की एक साल की आमदन बनती है, और इसी देश में दूसरे आदमी की आमदन 9 रुपए प्रति घंटा नहीं है। कौन सा देश बना दिया हमने? आपके ऊपर जो कर्जा है, जितना टोटल कर्जा खेती का, उससे 2 गुना पूंजीपतियों ने मार लिया, जिसको हम एनपीए बोलते हैं, जिसने कई बैंक बढ़ा दिए, कई बैंक बढ़ा दिए। इतना कर्जा पूंजीपतियों ने मार लिया, और इतने कर्जे में एक भी पूंजीपति ने आत्महत्या नहीं की, एक भी पूंजीपति जेल में नहीं गया। क्या हो रहा है देश का? साथियों, इस व्यवस्था को बदलने की जरूरत है। 3 कानूनों को नहीं, इस पूरी व्यवस्था को बदलने की जरूरत है। और यह व्यवस्था बदलेगी कैसे? और अभी तक बदलती क्यों नहीं? इसलिए नहीं बदलती, किसी महात्मा से किसी ने पूछा था कि ये किस्मत क्या है। उसने पूछा है किस जमा मत, इसका संधि विच्छेद कर दो। किस जमा मत, मत का मतलब है बुद्धि। हम किस बुद्धि के हैं वही हमारी किस्मत है। किस्मत आप खुद लिख सकते हो, और हमने अपनी लिखी नहीं। क्यों? जब वोट का टाइम आया तब हम जातिवादी बन गए, तब हम धर्मों के ठेकेदार बन गए। हमने वोट पाई जाति पे, हमने वोट पाई धर्म पे। कभी किसानी के नाम पे वोट पाई क्या आपने? कभी मजदूरी के नाम पे वोट पाई क्या आपने? 2 चीजें हमारे पास, एक हमारे पास हमारी फसल, और दूसरा हमारे पास हमारी मजदूरी। आज फसल की जो हालत है, हमारा 23 फसलों का एमएसपी तय होता है, बाकी का तो होता ही नहीं। बाकी में तो आप लूट ही रहे हो। 23 फसलों का एमएसपी तय होता है। उन 23 फसलों का अगर सारी सरकार खरीदे, अगर पूरा एमएसपी मिल जाए, कोई खरीदे अगर पूरा एमएसपी मिल जाए, तो हमारी जेब में जाता है, उनकी कीमत बढ़ती है 17 लाख करोड़। और आज हमें जो मिल रहा है वो कुल मिला के मिल रहा है करीब 13 लाख करोड़, करीब 2017-18 में एक रिपोर्ट आई है, और उसमें बताया गया है कि पिछले 15 सालों में 45 लाख करोड़ एमएसपी से कम मिला है। एमएसपी से कम मिला है 45 लाख करोड़। आज के टाइम है मोटा मोटा आंकड़ा करीब 4 लाख करोड़ एमएसपी से न्यूनतम से कम भी कम मिलता है। और वो हमारा अधिकार है। हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, ये पाप हो गया। कुछ गलत मांग लिया। दूसरा है हमारे पास हमारी मजदूरी। आपके जो बच्चे पढ़े लिखे फैक्ट्री में नौकरी करने जाते हैं, छोटी कंपनी में नौकरी करने जाते हैं, कितने पैसे मिल रहे हैं उनको? 6,000 7,000 यही मिल रहे हैं ना। और जो न्यूनतम रेट है अनस्किल्ड का, वो मेरे ख्याल से हरियाणा का इस टाइम 9,500 के करीब है। यानी एक मजदूरी का जो हमारा न्यूनतम भाव है उससे भी 1/3 कम।
फसल का भी कम, मजदूरी का भी कम, बस ये दोनों चीज है। और उस दोनों चीज से आज क्या हुआ, आज हम कहते हैं देश की जीडीपी डाउन चली गई, देश की अर्थव्यवस्था डाउन चली गई। अरे भाई, जब आपके पास कुछ खरीदने की कैपेसिटी नहीं बचेगी जनता के पास, जनता तो कंगाल कर दी। जब जनता कंगाल कर दी, जब आपके हिस्से का पैसा अंबानी की जेब में चला गया, तो फिर वो सर्कल से निकल गया। और जीडीपी का मतलब होता है आपस का लेन देन क्या हुआ, खरीद फरोख्त क्या हुआ। और जब आपने की खरीद फरोख्त नहीं हुई तो बाजार भी डाउन गया, वो बाजार वाले भी मारे गए, वो छोटे व्यापारी भी गए, ये छोटी फैक्ट्रियां भी गई, और सारा पैसा चंद लोगों के पास चला गया। और फिर एक और डाका कि देश में मंदी आ गई, मंदी आ गई। अब मंदी से देश को बचाना है। अरे भाई, मंदी से देश को बचाना है, इनको बांट दो, मंदी दूर हो जाएगी, खरीदने का सौदा इनके पास, खरीदने के पैसे इनके पास आ जाएंगे। पिछले साल देश के खजाने से 5 लाख करोड़ निकाला मंदी से बचाने के लिए। 70,000 करोड़ मारुति को दिया, 70,000 करोड़ देश के बिल्डरों को दिया कि कारें कम बिकी, 30% कारें कम बिकी, इसलिए मारुति को बचाओ, 70,000 करोड़ दान कर दिया। देश के बिल्डरों को बचाओ, 70,000 करोड़ दान कर दिया, उनके मकान कम बिके जो बड़े बड़े सिटी बसाते हैं। अरे भाई, कौन सा फांसी लेके मर गया सिटी बसाने वाला? 5 लाख करोड़ निकाल के ऐसे ही बांट दिया, देश के खजाने पे डाका। लाखों करोड़ हर साल इन बड़े पूंजीपतियों का माफ कर रहे हैं। जो मार लिया, जो एनपीए हो गया सो अलग, जो माफ कर रहे हैं वो लाखों करोड़ हर साल। और जो टैक्स छोड़ रहे हैं, जो देश के खजाने में आना था, सुन के कानों को यकीन नहीं होता, इतना बड़ा डाका है। किस तरह से लुटा रहे हैं देश को। बाबा रामदेव टैक्स के छोड़ने के ऊपर ना, टैक्स छुड़वा के देश 2 साल में 45वें नंबर से 5वें नंबर पे आ गया देश के अमीरों में। और साथियों, कहां जा रहे हैं हम, कहां खड़ा है हमारा देश आज? आज हमारा देश भूखमरी में 107 देशों में 102वें स्थान पे खड़ा है। करोड़ों लोगों को तो आज रोटी नहीं मिल रही, केवल 2 वक्त की रोटी। 2014 की रिपोर्ट बता रही है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की कि हमारे 45% बच्चे जिनको हम पूरा खाना नहीं दे पाए, माँ बाप अपना पेट काट के भी देता है बच्चों को, जिनका वजन कम है, जिनकी बढ़वार कम है, उस देश के अंदर ऐसे कानून बना दिए जाएं कि वो चंद पूंजीपति ही और मुनाफे में चले जाएं। अब जो बची खुची कसर थी ना, वो इन 3 कानूनों ने निकाल दी। इससे क्या होगा? पूरा ये कृषि कानून नहीं है, इनको कृषि कानून कह के गलत प्रचारित किया जा रहा है। ये है एग्रो बिजनेस कानून, खेती के व्यापार के कानून। खेती के व्यापार सारा पूंजीपति करेंगे। क्यों? हमारी सरकार जितना एमएसपी दे रही है, जितना अभी खरीद रही है, उससे भी भागेगी। शांता कुमार कमेटी ने हरियाणा और पंजाब से सरकारी खरीद बंद करने की सिफारिश कर दी है। उसी के तहत मंडियां जो प्राइवेट मंडियां वो बनाई जा रही हैं। क्यों? हमारे देश की सरकार विश्व व्यापार संगठन में शामिल होगी और उसमें पहली शर्त है कि किसी देश की सरकार अपने देश के किसानों को वर्ल्ड मार्केट से ज्यादा भाव नहीं दे सकती। और अगर आपको वर्ल्ड मार्केट का रेट मिले तो फिर आपको खेती में वर्ल्ड मार्केट का मुकाबला करना पड़ेगा। और वर्ल्ड मार्केट का मुकाबला करने के आंकड़े ये हैं
कि हमारे 80% किसान 2.5 एकड़ से कम के मालिक हैं, 2.5 एकड़ से कम के मालिक हैं। और अमेरिका में एवरेज 2,500 एकड़ की है, यानी 5,000 एकड़, 10,000 एकड़, 20,000 एकड़ के मालिक भी हैं। क्या 5 एकड़ का मालिक 5,000 एकड़ के मालिक से मुकाबला कर पाएगा? वहां जमीन कम है, आबादी कम है, जमीन ज्यादा है। हमारे यहां आबादी ज्यादा है, जमीन कम है। अब उनको तो आधे खेत खाली छुड़वाने पड़ते हैं और खाली खेतों की भी सब्सिडी देनी पड़ती है। उनको तो अपनी मार्केट ढूंढनी है, हिंदुस्तान में ढूंढ ली। अमेरिका से सामान यहां आएगा, सस्ते में आएगा तो आपका महंगा कौन खरीदेगा फिर? क्योंकि वर्ल्ड मार्केट का मुकाबला करना है। अब की बार यहां मक्का पैदा हुआ, यहां का मक्के का जब आ रहा था मंडी में, उसी दौरान 5 लाख टन मक्का अमेरिका से आया और यहां वैसे तो 800 भी बिका, लेकिन मैं हरियाणा की बात कर रहा हूं जहां सबसे टॉप का रेट मिलता है। और बिल्कुल सूखा मक्का, बिल्कुल सूखा टॉपर रेट जो था वो 1100 तक था और एमएसपी है उसका 1850 रुपए, एमएसपी 1850 है। अब मोटे तौर पर ये मानिए कि अगर आपको वर्ल्ड मार्केट के रेट मिलते हैं तो फिर अब की बार गेहूं का रेट 1500 रुपए था। गेहूं अगर आपको 1500 रुपए में बेचना पड़े, मक्का अगर आपको 1100 रुपए में बेचना पड़े, धान अगर आपको 1100 रुपए में बेचना पड़े, कपास अगर आपको 4000 से 4500 में बेचनी पड़े, सरसों आपको अगर 3200 से 3500 के बीच बेचनी पड़े, तो क्या खेती कर पाओगे? ये छोड़नी पड़ेगी। ये कहते हैं ना कि हमने कहां लिखा कि किसान की जमीन छीनेंगे। अरे आप क्यों छीनोगे, हम बेचेंगे। भाई जब खेती करने काबिल ही नहीं बचेंगे, जब हमें मुनाफा हो ही नहीं सकता, अरे 5,000 एकड़ वाले का 5 एकड़ वाला मुकाबला कैसे कर लेगा? 2 तरह की बात है इसमें। ये खरीदेंगे वहां से जहां से सबसे सस्ता मिलेगा, पूरी दुनिया से जहां से सबसे कम भाव पे मिलेगा। यानी हिंदुस्तान में तब खरीदेंगे जब आप खाद्य तेल अगर मलेशिया के हिसाब से पड़ेगा, गन्ने का रेट वो मिलेगा जो ब्राजील के से चीनी पड़ेगी, उसी हिसाब से रेट मिलेगा। और बेचेंगे कहां? जहां पूरी दुनिया में सबसे महंगा बिकेगा। जरूरी नहीं बेचना हिंदुस्तान में। अब ये जो ब्लैकमेलिंग होगी बीच की, 4 साल पहले का उदाहरण है आपके सामने। महाराष्ट्र सरकार ने दाल से स्टॉक सीमा हटाई थी, बदमाशी के तहत गुप्त चिट्ठी लिखी थी। आज तक चिट्ठी को पढ़नी पता देश के सामने नहीं आई। और वो गुप्त चिट्ठी के केवल उन लोगों को पता था जिन्होंने माल खरीदना था। 7 या 8 व्यापारी थे जिन्होंने माल खरीदा। पूरे देश की दाल खरीदी, पूरे देश की दाल स्टॉक थी। नेट पे निकाल के देख लीजिए। उसके पहले साल में दाल कम है और उस साल में दाल ज्यादा है, लेकिन रोक के ब्लैक की 200 रुपए किलो बेची। आपके सामने इस बार प्याज हमारे से खरीदा 8 रुपए किलो और फिर बेचा 80 रुपए किलो। हमारे से आलू खरीदा 5 रुपए किलो और वो बेचा 40 रुपए किलो। अरे हमारे देश में तो आज तक ये भी कानून नहीं बनाया कि आखिर मुनाफा कितना लेगा। अरे 8 रुपए किलो में खरीद के 16 में बेच ले। अरे कोई सीमा तो हो। 8 रुपए में खरीद के 80 में बेचेगा, किस बात की सरकार है फिर? ये कानून अब आपके सामने बन गए कि पूरे देश का जो भोजन है वो चंद लोगों के गोदामों में कैद होगा। खरीदने वाले को तो कंपटीशन में सस्ते सस्ता खरीदेंगे। जब 7, 8, 10 खरीदने वाले होंगे तो बस अपनी मर्जी से ही खरीदेंगे, पूल तो करेंगे ही वो। अरे अब तो व्यवस्था खड़ी है। सर छोटू राम ने पंजाब के अंदर सबसे पहले व्यवस्था बनवाई थी 1939 में कि व्यापारी गांव से खरीदता है, किसान को नहीं पता मेरी फसल का क्या भाव है,
कंपटीशन नहीं कर पाता, सबको मंडी में बेचनी पड़ेगी। व्यापारी मंडी के बाहर से नहीं खरीद सकता, मंडी के अंदर से खरीदेगा। 20 व्यापारी होंगे तो बोली देनी पड़ेगी और उच्चतम रेट मिलेगा। और उसके बाद व्यवस्था खड़ी की गई कि अगर वहां भी व्यापारी पूल कर ले तो उसके मुकाबले में सरकार की एजेंसी खड़ी होगी, व्यापारी की एजेंसी वो बोली देगी। बोली पे पूरे देश, पूरे किसान का कोई भी माल खरीद सकती है व्यापारी के मुकाबले में, सरकारी एक एजेंसी खड़ी की गई। आज सबको ध्वस्त कर रहे हैं। साथियों, पूरे देश का भोजन जब चंद लोगों के गोदामों में कैद होगा तो फिर वो होगी जो दाल में हुई, वो होगी जो प्याज में हुई। अब ये चीज आपके सामने है और इसके अगला एक कानून और आने वाला है और आ गया, समझो वो तैयारी है कि अब आप खेती नहीं कर सकते, क्योंकि मुकाबला आपने विकसित देशों का करना है, ज्यादा जमीन वाले देशों का करना है, जहां 10,000 20,000 एकड़ के प्लाट हैं। और अगर उनका मुकाबला करना है तो यहां भी कई हजार एकड़ के प्लाट बनेंगे और उनमें खेती करेंगे। और कई हजार एकड़ के जो प्लाट हैं वो कंपनियां बनाएंगी, खेती भी कंपनियां करेंगी। अगला प्रोग्राम खेती कंपनियां करेंगी, आप खेती नहीं करोगे। और अब आप हिसाब लगा लो कि ये हमारा जो रोजगार है, हमारी जो जीविका है, अगर वो हमारे हाथ से चली जाए तो फिर हम क्या करेंगे। अब ये सवाल आपके आगे। और अगर अब भी हम लड़ने के लिए खड़े ना हो, अगर अब भी हम लड़ने के लिए खड़े ना हो तो ये मानिए कि फिर दोबारा लड़ने लायक बचोगे नहीं। कुछ हमारे पास बचने वाला नहीं है। इसलिए ये हमारे अस्तित्व की लड़ाई है और दूसरा चारा नहीं है। और कोई चारा बिना आंदोलन के हमारे पास नहीं है। और अगर आज भी हम हिस्सों में बट जाएं, अगर आज भी हम जाति पातियों में बट जाएं, अगर आज भी हम आंदोलन को पूरे देश में खड़ा ना कर पाए, अगर आज भी हम अपने अधिकारों के लिए ना लड़ें, तो फिर कोई दूसरा हमारे लिए लड़ने वाला नहीं है। फिर हम अपनी किस्मत आप लिख रहे हैं। आप आज टाइम है कि आज आप अपनी किस्मत लिख सकते हो। अरे खड़े हो जाए सारे के सारे इस सरकार के विरुद्ध। इससे बड़ी अत्याचारी सरकार क्या हो सकती है। 250 किसानों से ज्यादा की लाशें जा चुकी हैं दिल्ली से, 250 किसानों से ज्यादा की लाशें जा चुकी हैं। और बेशर्म मंत्री बयान देता है कि भीड़ इकट्ठी करने से कानून नहीं बदले जाते। अरे जब भीड़ इकट्ठी होती है तो सरकारें पलट देती है। माफी चाहती हूँ, लेकिन ऐसे दिग्गज पुरुष हो तो उनके लिए एक बार नमन है। बोलिए सर। हरियाणा का मंत्री किसानों की शहीदियों पे हरियाणा का मंत्री ठहाके लगा रहा है, ठहाके लगा रहा है। कह रहे तो मरना ही था, यहां ना मरते घर मरते। बिल्कुल बेशर्मी की भी हद होती है। उसको 10-12 किसान तो सुसाइड करके, आत्महत्या करके वहां मौके पे। एक देश का बड़ा संत था, गोली मार के मर गया मौके पे, कुंडली बॉर्डर पे। कितने एक्सीडेंट हुए, मर गए। और वो ठहाके ये कह के फिर ठहाके लगाता है। 4-5 लोग बैठे ठहाके लगाते हैं। क्या कहें लोग। प्रधानमंत्री जी, टावर टूटते हैं, टूटे भी नहीं, केवले काटी पंजाब में जियो वालों की। बड़ा दुख जताया कि टावरों का नुकसान कर दिया, लेकिन 250 किसानों की लाशें चली गई, एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकला। साथियों, आज जरूरत है हमें जागने की। आज 2 चीज है। सर छोटू राम ने कहा था, एक तो अपना दुश्मन पहचान लो और दूसरा बोलना सीख लो। अब आपके बोलने का तरीका ये आंदोलन है, ये है आपकी आवाज। अगर हम आज सारे इकट्ठे होकर आवाज उठाएं, जितने बैठे हैं ना,
अगर इतने भी जुट जाएं, अभी चल पड़ो ना यात्रा लेके, पूरे मध्य प्रदेश में निकालिए, मोटरसाइकिलों पे, ट्रैक्टरों पे, घर घर तक जाइए, जोड़िए सबको, उठेंगे, कन्फर्म उठेंगे। लेकिन आगे कोई कुर्बानी देने वाला तो चाहिए, तब उठेंगे। आगे लगने वाले तो चाहिए, तब उठेंगे, जरूर उठेंगे। साथियों, ये क्रूर सरकार है। दिल्ली में तो हमें भी नहीं आने दे रही थी, हमें कौन सा शराफत में आने दिया इन्होंने। पीपली में, कुरुक्षेत्र में हमने एक रैली रखी थी, इन्होंने बैन कर दिया, कोरोना है। हमने कहा रैली तो करेंगे। चौवन नाके एक जिले में थे, 100 से ज्यादा नाके हरियाणा में लगा दिए। हमने कहा सारे तोड़ के आएंगे, हम हाथ नहीं उठाएंगे, तुम चाहे लाठी मारना चाहे गोली मारना, हम हाथ नहीं उठाएंगे, पीटेंगे तुम्हारे से, सब कुछ करेंगे, लेकिन हम हाथ नहीं उठाएंगे। साथियों, सिर पाड़े, सिविल में अपने पुलिस वाले खड़ाए हुए थे, सीधी खोपड़े मारे, लठ, हड्डियां तोड़ी, लेकिन रैली हुई, मौके पे हुई। सरकार को झुकना पड़ा, अधिकारी आए, माफी मांगी और ये कहा ठीक है रैली करिए। दिल्ली आना था, बैन कर दिया, दिल्ली में नहीं घुसने देंगे। अंबाड़े से लेके हमने बैरिकेड तोड़ने शुरू किए। 5 बैरियर रास्ते में थे, दिल्ली से, अंबाड़े से दिल्ली तक डंपर लगा दिए, बदरी के भर के नहर के ऊपर 5 बैरिकेड थे, पांचों तोड़े, पांचों जगह पे लाठियां लगी, पांचों जगह पे पानी के फुहारे लगे, आंसू गैस के गोले छोड़े और सब जगह मुकदमे दर्ज किए। 30-35 मुकदमे हमारे ऊपर दर्ज कर चुके हैं इरादा कत्ल के। हमने तो उंगली भी नहीं लगाई किसी को। 30-35 मुकदमे दर्ज कर चुके हैं। कर ले, लेकिन सवाल इस चीज का है कि आज ये आंदोलन केवल हरियाणा और पंजाब से नहीं लड़ा जाएगा। ठीक है, वो लड़ रहे हैं, लेकिन आज देश के बच्चे बच्चे को इस आंदोलन में कूदने की जरूरत है। आपके धन्यवादी हैं। जितने प्रोग्राम हमने वहां से दिए, मध्य प्रदेश के भाइयों ने सबको फॉलो किया, चाहे हमारा रेल रोकने का था, चाहे सड़क रोकने का था, सब में बहुत अच्छा सहयोग आपका रहा। लेकिन इसको हर घर तक पहुंचाने की जरूरत है, इस आंदोलन को हर घर तक पहुंचाने की जरूरत है। इसलिए मैं आपसे ये बेनती करने आया हूं कि ये आंदोलन कोई हमारे लिए नहीं लड़ेगा, ये आंदोलन हमने खुद लड़ना पड़ेगा अपने लिए। और जो अपने लिए खुद नहीं लड़ सकता, उसके लिए परमात्मा भी नहीं लड़ता। और अगर आप खुद लड़ोगे, परमात्मा कभी किसी की मजदूरी नहीं रखता, फल जरूर मिलेगा। साथियों, आज मैं 2-3 बेनतियां करूंगा। एक तो ये बेनती करूंगा कि हम दिल्ली में रैली करने आए थे, हमारा अधिकार है, हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हमारी राजधानी है दिल्ली, हमें नहीं आने दिया, लठ मारे, मुकदमे बनाए, बहुत कुछ किया, लेकिन हम शांति से बैठे रहे, हमने किसी पे हाथ नहीं उठाया। आपसे भी अनुरोध करूंगा कि अगर कहीं आंदोलन करना है, पुलिस रोके, हमने हाथ नहीं उठाना। पहुंचना तो अपनी मंजिल पे है, हाथ नहीं उठाना। पुलिस हमारी दुश्मन नहीं है, हमारे बेटे, हमारे भाई हैं कहीं ना कहीं से। अधिकारियों से हमने नहीं लड़ना, कानून के बांधे हुए हैं, वहां भी हम शांति से रहेंगे। लेकिन अगर ये बीजेपी वाले कहीं आके रैली करते हैं ना, अगर ये बीजेपी वाले आके कहीं कुछ प्रोग्राम करते हैं ना, इनका सब जगह बहिष्कार करें, मत घुसने दीजिए इन लोगों को। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। साथियों, ठीक है, किसी तरह से बागडोर उनके हाथ में चली गई, लेकिन मैं ये कहूंगा, इनसे बड़ा देशद्रोही नहीं हो सकता। आज क्या ये देश बेचने के लिए आजाद करवाया था?
अरे देश की रेलें बेच दी, देश की सड़कें बेच दी, हवाई अड्डे बेच दिए, बंदरगाहें बेच दी, कंपनियां बेच दी, बैंक बेच दिए, छोड़ा क्या? और अभी और सेल पे लगा दिया। ये खेती बची थी, ये भी बेच दी। तो फिर इनके सामने हटेगा कौन? मुकदमे बनेंगे, उलाना मत देना मेरे को, मुकदमे बनेंगे, जेलें भी काटनी पड़ेंगी, भुगतना पड़ेगा सब कुछ। लेकिन साथियों, सोने की परख भट्टी में ही होती है। जब जेल में जाओगे ना, परखे तभी जाओगे, मुकदमे बनेंगे, परखे तभी जाएंगे किसान। होगा ये सब कुछ। तो साथियों, एक तो इन बीजेपी वालों का इलाज कर दो। दूसरा, यह धर्मयुद्ध है, केवल किसान का नहीं है। किसान तो लड़ रहा है, किसान ने तो आंदोलन शुरू किया है। अरे भाई, हम तो अपने खेत में 75% अपना जोगा पैदा कर लेते हैं। जितना हमें जरूरत होती है उसकी 75% चीजें हमारे खेत में पैदा होती हैं। लेकिन जो मजदूर हैं, जो शहर वाले हैं, वो तो सारा मोल लेके खाते हैं। ब्लैकमेल तो उनको और ज्यादा झेलनी पड़ेगी। ये सारे देश का आंदोलन है, इसलिए हम इसको धर्मयुद्ध कहते हैं। और इस धर्मयुद्ध में छोटे से लेके बड़े तक सब साथ देते हैं, तो धर्मयुद्ध जीतते हैं। जब श्री रामचंद्र जी ने लंका पे चढ़ाई की थी ना, एक काटो ने, गिलिहरी बोलते हैं जिसको, उसने भी श्री रामचंद्र जी की पुल बनाने में मदद की थी। साथियों, यह धर्मयुद्ध है। और इस धर्मयुद्ध में जो साथ ना दे, चाहे वो किसी पार्टी का हो, हमें कोई पार्टी से मतलब नहीं है, चाहे वो किसी पार्टी से हो और चाहे वो बिल्कुल आजाद हो, किसी पार्टी का ना हो, अगर वो आदमी कल चुनाव में खड़ता है, जो इस धर्मयुद्ध में साथ ना दे, अगर वो आदमी कल चुनाव में खड़ता है और किसी भी चुनाव में खड़ता है, पंचायत मेंबर से लेके एमपी तक, उसको वोट मत डालना, चाहे किसी को डाल दें। साथियों, हमारे में जातिवाद बहुत है, उस जातिवाद को मिटाना होगा, समय की मांग है। परमात्मा ने तो एक जैसे जीव पैदा किए हैं, हमने जातियों में बांट दिए। साथियों, अपने अपने गांव में कमेटियां बनाइए, आप दलित भाइयों के बीच चाहिए, उनको साथ में जोड़िए, उनसे बेनती कीजिए, उनसे अनुरोध कीजिए कि हम अकेला अकेला पिट रहे हैं, अकेला अकेला पिट रहे हैं। अगर इकट्ठे हो जाए तो 1 और 11 होते हैं, 1 और 11 होते हैं। साथियों, जो उनके त्योहार है, जो दलित भाइयों के त्योहार है, वो दूसरे लोग मनाए, और जो दूसरे लोगों के त्योहार है वो दलित भाई मनाए। हम एक और बेनती कर रहे हैं कि जो दलित भाई हैं वो हर घर में सर छोटू राम की फोटो लगाएं, और जो दूसरे भाई हैं, जो स्वर्ण जाति के भाई हैं, वो अपने हर घर में बाबा अम्बेडकर साहब की फोटो लगाएं। दोनों ने गरीब और मजदूरों के लिए लड़ाई की है, दोनों ने मजबूर लोगों के लिए लड़ाई की है, दोनों कारपोरेट के विरुद्ध रहे। साथियों, एक चीज और है, ये लड़ाई जनता वर्सेस कारपोरेट की है। ये भाई कह रहे थे हम दो, हमारे दो, वो हमारे दो जो है अंबानी और अडानी को बोल रहे हैं, लेकिन भूल गए तीसरा और है। पता है कौन सा है? वो जो आंख बंद करके बात करता था, वो इनका तीसरा एक और जब पैदा हो गया। बाबा रामदेव बोलते हैं उसका, लाला रामदेव हो गया। इन तीनों का सामान का बहिष्कार कर दीजिए, इन तीनों के सामान का बहिष्कार कर दीजिए, बाकी किसी का खरीदिए सारे बाजार। साथियों, इतनी सी बेनतियां आपके आगे हैं, और इसके साथ मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि आप इतनी संख्या में इकट्ठे हुए, और मध्य प्रदेश के हमारे भाइयों ने हर उस आदेश को जो दिल्ली से संयुक्त किसान मोर्चा ने पारित किया, जो वहां से बेनती की, उस हर आंदोलन में आपने भाग लिया, आपने हिस्सेदारी की, और
हम यहां तक तो आ ही नहीं पाए, लेकिन फिर भी आपने अपनी मर्जी से ये आंदोलन शुरू कर दिया है, इस आंदोलन में भाग लेना शुरू कर दिया है। हम धन्यवादी हैं यहाँ के आयोजकों के, हम धन्यवादी हैं जिन्होंने ये बीड़ा उठाया है। हम धन्यवादी है आपके के आज हमारा हौसला बढ़ा है कि आज मध्य प्रदेश का किसान मजदूर इस धर्म युद्ध में शामिल हो। साथियों, बस इतनी सी बेनती के साथ अपना स्थान ग्रहण करूंगा और आपसे 2-3 नारे लगवाऊंगा। तो उम्मीद है कि नारा मुट्ठी बंद करके जोर से लगाएंगे। मुट्ठी बंद पता क्यों करनी है? पता क्यों करनी है? ऐसे में और ऐसे में अंतर ये होता है कि एक राजा था, एक बकरी थी उस राजा के पास। अब बकरी रजती नहीं है, कभी वो मुंह मारती रहती है। उस राजा ने आदेश कर दिया कि जो मेरी बकरी को रजा दे उसको मुंह मांगा इनाम दूंगा, और ना रजी तो फांसी चढ़ा दूंगा। अब एक कंपनी वाला था, उसने कहा, लालची तो होते ही हैं बड़े बड़े से लोग, उसने कहा मैं लाता हूं बकरी, बड़ा इनाम मिलेगा। मुंह मांगा, बकरी को ले आया, सारी रात उसको खड़ाया पिलाया, पूरी रजगी टाइट होगी। सवेरे लेके राजा के पास गया, राजा ने चारा आगे किया, बकरी ने मुंह मारा, कह रहा भी रजी नहीं, चढ़ा दो फांसी। अगले दिन के लाला जी गया, लाला जी ने कहा मेरे पास बहुत माल है, मैं जाऊंगा। लाला जी बकरी को ले आया, बाबा रामदेव जैसा, उसने भी उसको ऑर्गेनिक चने खिलाए, खूब रजाई, पूरी रात सेवा की उसकी। सवेरे लेके राजा के पास गया, उसने चारा आगे किया, बकरी ने फिर मुंह मारा, कह रहा मेरा जी नहीं। एक मेरे जैसा किसान था, कर्जा तो पहले ही चढ़ रहा था, तो मत्ता तो वैसे भी करनी पड़ रही, बैंक वाले परेशान कर रहे थे, घर के लिए भी खर्चा नहीं था। सोचा चल तू ले बकरी को, देखी जाएगी जो होगी। बकरी को ले आया, किसान था, शाम को खूंटे से बांध ली, चारा आगे किया, बकरी ने मुंह मारा और उसने क्या बोलते हैं इसको, मुक्का, मुंह पे मुक्का मारा। फिर चारा आगे किया, फिर बकरी ने मुंह मारा, उसने फिर मुक्का मारा। सारी रात ट्राई की। सवेरे लेके राजा के पास गया, वो दरबार कहते बोले अभी ये किसान भी गया, इसके तो पेट में बकरी के वैसे ही नहीं है कुछ। अब राजा के पास गया, राजा ने चारा आगे किया, उसने फिर वही दिखाया। जब दिखाया मुक्का, बकरी 2 फुट पीछे गई, कह रहा है भैया बरज की। इसलिए मुक्के की बड़ी कदर है। और वो बकरी पता किसकी थी? वो पता कौन सी बकरी थी? वो पिछले जन्म में मोदी तो था। तो साथियों, नारा हाथ खड़ा करके लगा, किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता, हमारा भाईचारा। मैं कहूंगा लड़ेंगे, आपने कहना जीतेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे।